गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा था कि विधायक दल और संसदीय दल के बीच में, पार्टी के बीच में क्या फ़र्क है। तो देखो बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब कहते हैं हम विधायक दल, जब कल बच्चों ने कल पूछा था, क्योंकि हमने बताया था व्हिप कौन जारी करेगा, द लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो राजनीतिक दल और विधायक दल के बीच में क्या फ़र्क होता है, फिर एक बार आपको बता दें कि व्हिप कौन जारी करेगा। व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी? तो आप जानते हो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये एनसीपी, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अध्यक्ष होता है, देखो जैसे कि मान लो कि जनता दल या आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। तो जो आरजेडी एक पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल एक पॉलिटिकल पार्टी है, और इस पॉलिटिकल पार्टी के एक अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के महासचिव होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेसिडेंट होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज के सेक्रेटरीज होते हैं। अब इस बात को वैसे भी देखो, जैसे बीजेपी में जेपी नड्डा पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो न कि वो कोई मिनिस्टर है। तो कई बार ये बात रखी जाती है कि पार्टी जो हो सकती है उसमें कई सेक्रेटरी जैसे हो सकते हैं, कि वो विधायक या सांसद हों, ऐसा जरूरी नहीं है। लालू प्रसाद यादव पार्टी के बॉस हैं, लेकिन वो विधायक थोड़े हैं। इसका सीधा मतलब है कि पार्टी का हर मेंबर एमएलए हो, जरूरी नहीं है। तो जब हम कहते हैं विधायक दल, मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव पार्टी, तो विधायक दल में कौन होगा? केवल एमएलए होंगे। अगर महाराष्ट्र के विधायक दल में क्या होगा? ओनली एमएलए। विधायक दल में केवल एमएलए होंगे। जबकि राजनीतिक दल में पार्टी का अध्यक्ष भी हो सकता है, महासचिव हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि एमएलए हो। तो पार्टी का बड़ा ब्रांच है, उसी का छोटा बच्चा क्या है? विधायक दल। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि व्हिप कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? व्हिप जारी करने की शक्ति पॉलिटिकल पार्टी में है। लेकिन विवाद क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि आखिर पार्टी किसकी है? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं पार्टी हमारी है, शिंदे कह रहे हैं पार्टी हमारी है। तो डिस्प्यूट होने का मूल कारण ये हो रहा है कि आखिर पार्टी किसकी है, दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पार्टी किसकी है? शिंदे की। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और पार्टी किसकी है ये तय कैसे होगा? 3 क्राइटेरिया से। कल जो हमने बताया था, आपको बताया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, और ये इलेक्शन कमीशन के बेस पे कहा था कि 3 क्राइटेरिया सादिक अली केस ने सुप्रीम कोर्ट ने बताया। ये बात यहाँ तक आ गई। अब दल बदल अधिनियम के बाकी बड़े पार्ट को देख लो। दल बदल की बात अभी पूरी हुई नहीं है। एक बेसिक सी बात, तो शायद जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें सभी विधायक नहीं होते, सभी विधायक या सभी सांसद नहीं होते। अरे वर्कर्स भी होते हैं, महासचिव भी होते हैं, अध्यक्ष भी होता है। तो सारे विधायक सांसद थोड़ी होते हैं पार्टी में। लेकिन विधायक दल में तो केवल एमएलए होंगे। इसलिए व्हिप कौन जारी करेगा? व्हिप कौन जारी करेगा? पॉलिटिकल पार्टी जिसको नॉमिनेट करेगी, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कहा जाएगा कि अमुक व्यक्ति, एनी पर्सन, एनी एमएलए विल वर्क एज अ चीफ व्हिप, व्हिप जारी करेगा, न कि विधायक दल। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसका मतलब था कि शिंदे के पास तो पार्टी थी नहीं, शिंदे के पास तो विधायक दल के लोग थे। बात ऐसे आप समझिए महाराष्ट्र की कहानी। इसे कोई कहानी कठिन नहीं है बच्चों, आप आराम से समझ लो। कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा फिर पूछ लो। पॉलिटी में ऐसा कोई फिजिक्स मैथमेटिक्स थोड़ी है बच्चों, बस एक बार पढ़ के आओ। और इसलिए देखो कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी। भाई शिंदे के पास केवल विधायक दल था, क्योंकि शिंदे पहले शिवसेना में थे, तो शिंदे के पास पार्टी थी नहीं, इसी बात पे विवाद था। और सुप्रीम कोर्ट का डिस्प्यूट अभी भी चल ही रहा है। और ये मामला अभी एनसीपी में भी फंसने वाला है, क्योंकि एनसीपी के बॉस हैं शरद पवार, लेकिन उनके भतीजे अजीत पवार अलग हो गए हैं। अब अजीत पवार विधायक दल के साथ अलग हुए हैं, तो सवाल है फिर अब एनसीपी किसकी? एनसीपी पार्टी किसकी? ये बोन ऑफ कंटेंशन फिर है। लेकिन इस विवाद पर हल करने से पहले तो उच्चतम न्यायालय आएगा।
अब जरा हम दल बदल के मामले में मुद्दे देख लें, इशूज। कल तो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताया था, व्हाट आर इशूज, और इन्फॉर्मेशन कई बार पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इशूज मेंस के लिए। तो दल बदल से संबंधित इशूज क्या है, जरा देखो अब मुद्दे क्या है। इशूज रिलेटेड टू डिफेक्शन। रिलेटेड टू डिफेक्शन। अब देखो बच्चों, अब इसको, अब मेंस में जब हम आंसर लिखते हैं तो आप जानते हो बहुत सारे पार्ट से हमें जोड़ना पड़ता है, एक ही बात नहीं बन पाती। अब व्हाट आर इशूज रिलेटेड टू डिफेक्शन, उसमें आप देखोगे पहला जो बड़ा इशू आता है कि पहला, क्या ये संसदीय शासन की सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है? क्या ये संसदीय शासन को प्रभावित कर रहा है? Whether it is against the freedom of speech and expression of member of parliament, or whether it is against the privilege of member of parliament, क्या इस संसदीय विशेषाधिकार के खिलाफ है, क्या इस संसदीय शासन के खिलाफ है? अब यही तो बात है दोस्तों, दल बदल लाया गया। दल बदल लाया क्यों गया? संसद में स्थायित्व बनाए रखने के लिए। क्योंकि आप याद रखना दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही एंटी डिफेक्शन की बात अप्लाई होगी। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वेदर इट इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ एमपी और एमएलए, पहला इशू तो यही है। और अगर इस पहले इशू पर विचार करें तो बच्चों देखोगे उसके बाद फिर दूसरा इशू हम लेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हो कि व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का फंक्शन तो हम देखेंगे बाद में, लेकिन एक सिंपल सी बात है, अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट गवर्नमेंट की विशेषता हमने पहले बता रखी है। इवन गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, सरकार पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होनी चाहिए, दैट इज बेसिक फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब जरा सोच के देखो, इसका मतलब है होता क्या है, पार्लियामेंट में कौन होता है? पार्लियामेंट में कौन होता है? एक तरफ रूलिंग पार्टी है, एक तरफ सत्ताधारी दल है, और रूलिंग पार्टी के लोग ही मिनिस्टर्स होते हैं। पार्लियामेंट में एक तरफ रूलिंग पार्टी है, और इसी रूलिंग पार्टी का पार्ट कौन होता है? मंत्रिपरिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो मंत्रिपरिषद है, वो तो इसी रूलिंग पार्टी का भाग है। लेकिन बाकी पार्लियामेंट में कौन है? विपक्ष, अपोजिशन। यानी बाकी पार्लियामेंट में कौन है आज की डेट में? रूलिंग पार्टी में कौन है? बीजेपी। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी है? मोदी जी की गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके पास है। अब सवाल ये होता है कि देखो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की फीचर क्या है? अपोजिशन, राहुल भैया और टीएमसी, और देखोगे आम आदमी पार्टी, ये सारे अपोजिशन के लोग हैं। जिस समय एक ही स्कूटर पर बैठ रहे हैं और एक स्कूटर पर लगातार दंदना के बैठते जा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि अब कैसे इस सरकार को रोका जाए। इंडिया गठबंधन इसलिए बन रहा है। इंडिया गठबंधन क्या है? पॉलिटिकल फोरम है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन के भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इनका काम क्या है? दे आर सपोज टू क्रिटिसाइज रूलिंग पार्टी। अब इस रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, रूलिंग पार्टी के खिलाफ में काम करते हैं। और सच मानिए दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मान लो कि बीजेपी की जो ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं है, वो भी तो एमपी है। इसलिए क्या उन्हें भी अपनी सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए? टेक्निकली देखो तो बोलना चाहिए। अरे भाई, हमारे यहाँ मिनिस्टर की संख्या तो 82 हुई हो सकती है, बीजेपी के सारे सांसद है मोर देन 300। तो बीजेपी के जो बाकी 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वेदर दे कैन एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अरे भाई, पहले पहले सांसद है, तो चाहे सांसद कैसा, रूलिंग पार्टी कैसा, अपोजिशन। हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहती है कि संसद कार्यपालिका कंट्रोल करेगी। और कार्यपालिका कंट्रोल क्यों करेगी? बिकॉज एग्जीक्यूटिव मस्ट बी अकाउंटेबल।
कार्यपालिका अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तो कार्यपालिका कंट्रोल करने काम किसका? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब अपोजिशन, विपक्ष। और वैसे रूलिंग पार्टी के सांसद को भी काम करना चाहिए। इसलिए कई बार देखोगे वरुण गांधी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर बिल के मामले पर उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ बोला। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में प्रॉब्लम क्या रही है? देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमें रूलिंग पार्टी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अकाउंटेबल रखने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलना पड़ेगा, और ये बोलने की आज़ादी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी गई है आर्टिकल 105 से। आर्टिकल 105 में खास बात है बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। अनुच्छेद 105 में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और यही बात दी गई आर्टिकल 194 में एमएलए को। तो आर्टिकल का फर्क है, प्रावधान एक जैसा है, प्रोविजन एक है। तो हमारे यहाँ 105 और 194 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए को दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये प्रिविलेज है, यानी हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी बोल सकता है बच्चों, फ्लोर ऑफ हाउस पे। अच्छा, कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं किसी को गाली दे दे, कुछ भी बोलने का मतलब नहीं कि राहुल गांधी से पूछे कि शादी कब करोगे। कुछ भी बोलने का मतलब है ओवर इश्यूज, पब्लिक इश्यूज ऑफ अर्जेंट एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस पे बोलेगा? बोलेगा स्वाभाविक रूप में गरीबी पे, पॉवर्टी पे, उस पर बोलेगा किस पे? प्राइस राइस पे, इन सब पे बोलेगा, बेरोजगारी पे, करप्शन पे। क्योंकि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये पर्सनल इश्यूज उठाने का अधिकार किसी को हाउस में नहीं है, क्योंकि हाउस किसी घर की, कोई घर का दुकान थोड़ा, हमारा घर थोड़ा यार कि हम उसमें कह रहे हैं भैया तुमने शादी क्यों नहीं की। इसमें हमें इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिक इंपॉर्टेंस ये हमें उठाना पड़ेगा, ये हमें राइट है। और इसलिए कहा गया है ये हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को राइट है, ये प्रिविलेज है। और जरा सोच के देखो, प्रिविलेज इसलिए है जब हम आप बोलते हैं, हमको याद है आर्टिकल 19, हमें आपके बोलने की जो आज़ादी है आर्टिकल 19 में है, और हमारी आपकी बोलने की आज़ादी पे तमाम रिस्ट्रिक्शन है बच्चों। आप आर्टिकल 19 आपने पढ़ लिया है, हमारी आपकी बोलने की आज़ादी पे तमाम रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्यों है? हम न्यायाधीश के खिलाफ नहीं बोल सकते, हम किसी कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, डिफेमेशन नहीं कर सकते, सॉवरेनिटी खिलाफ नहीं बोल सकते, पब्लिक ऑर्डर खिलाफ। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न्यायाधीशों के कंटेम्प्ट के अलावा हर विषय बोल सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल ही कैन नॉट कमेंट ओवर द कंडक्ट ऑफ अ जज, यानी न्यायाधीश के आचरण पर कमेंट नहीं करेगा, डिसीजन पर कमेंट कर सकता है। अरे मेरे बच्चों, याद रखना, जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता है तो आप जानते हो 20 लाख जनता की आवाज़ प्रकट करता है। और ये हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि देखो, जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता है, हम बोलते हैं केवल हम अपनी बात करते हैं, या हो सकता है अपने बच्चों की बात कर दे। लेकिन जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सोचो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे यहाँ, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते, लेकिन जब वो बोलता है तो 20 लाख जनता बोलती है, समझो। और यही नहीं, जब एमएलए बोलता है कम से कम 5 लाख जनता बोलती है। इस वजह से ये कहा गया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, क्योंकि अगर उसको जनता की बात उठाने का अधिकार नहीं होगा तो कार्यपालिका कैसे अकाउंटेबल रहेगी? फिर तो हम कार्यपालिका को अकाउंटेबल बना नहीं सकते। ये बड़ी व्यवहारिक समस्या है। इसीलिए आप बच्चों देखोगे, ये हमारे यहाँ राइट दिया गया है, सांसदों को अधिकार दिया गया है तो फ्री होके बोले, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। हाँ, बस 2 रिस्ट्रिक्शन है, संसद की मर्यादा, डिकोरम का ध्यान रखें, गाली गलौज न करें, और किसी जज के कंडक्ट पे टिप्पणी न करें, और बोलते समय स्पीकर की बात को माने। अभी आप देखोगे दोस्तों, हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, स्पीकर के चेयर पे चढ़ के डांस करने लगते हैं, ये थोड़ी परमिशन है। तो ये हमें परमिशन नहीं है, अदरवाइज एनीबडी कैन स्पीक फ्रीली। अब सवाल ये है बच्चों, आप कहोगे सर ये बताओ कि फिर इसका दल बदल से क्या रिलेशन है? बच्चों है, हमें इसका दल बदल से रिलेशन बताना है, क्योंकि दल बदल का कानून जो कल मैंने आपको बताए थे वो कहता है बोलना मना है, इसके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ। तो मान लो कि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल ने क्या किया कि वो पार्लियामेंट में बीजेपी का अपोज करेगी, ये पार्टी का फैसला है। एक सांसद कह रहा है नहीं, ये कृषि कानून ठीक है, मैं इसका सपोर्ट करूंगा,
आप जानते हो नहीं कर पाएगा, अगर ऐसा करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्योंकि दल बदल एक्ट में हमने क्या सीखा, आज की डेट में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी लाइन का विरोध नहीं कर सकता, और विरोध करना है बस एक ही शर्त है, राम राम कहना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। अगर विरोध करना है तो भाई एक ऑप्शन है कि फिर ठीक है आपको जाना पड़ेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि दल बदल कानून ने सांसदों की अभिव्यक्ति आज़ादी को छीन लिया, विधायकों के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, प्रिविलेज को छीन लिया, और इसीलिए अब संसदीय शासन पे कार्यपालिका की आलोचना कोई कर ही नहीं सकता। अब जरा 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 सोच के देखो दोस्तों, पार्टी किसको रिप्रेजेंट करती है? जनता को रिप्रेजेंट कर रही है या कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है? और हमारे यहाँ तो पार्टी परिवार की पार्टी बन गई, आजकल तो परिवार में ही पार्टी बन गई। अब ऐसे मामले में तो आप देखो, इसीलिए कहा जाता है कि जो एंटी डिफेक्शन एक्ट आया था उसका पर्पस क्या था? टू मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। वो तो बना नहीं पाया। व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस वाज ए एंटी डिफेक्शन एक्ट की सरकार में स्थायित्व बना के रखे, सरकार गिरे नहीं। पर्पस ऑफ एंटी डिफेक्शन एक्ट वाज टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। पर्पस तो ये था स्टेबिलिटी बना के रखे, लेकिन हो गया कुछ और। पर्पस था स्टेबिलिटी बना के रखे और छीन लिया सांसदों की बोलने की आज़ादी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया सांसदों की बोलने की आज़ादी। इसीलिए कहा जाता है ये अपने आप में इसका दूसरा प्रयोग हो गया, इसका उल्टा ही प्रयोग हो गया, इसका प्रयोग उल्टा हो गया। इसलिए लोगों ने कहा पहला मुद्दा ये है यार, हमने स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट का मतलब है सरकार गिरेगी नहीं, लोग इधर उधर से नहीं, भाई ये दल छोड़ के लोग उधर नहीं भागेंगे। तो सवाल है वो तो हो नहीं पाया, क्योंकि महाराष्ट्र में भी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, एमपी में पहले हुआ, कर्नाटका में पहले हुआ। अब सवाल है कि लाए थे तो सरकार में स्टेबिलिटी लाने, लाए थे किसी और पर्पज के लिए और हो गया किसी और पर्पज के लिए। अब ये अपने आप में यही सबसे बड़ा पहला मुद्दा आता है कि क्या एंटी डिफेक्शन एक्ट ने वाकई संसदीय कार्यप्रणाली को प्रभावित कर दिया है? क्या एंटी डिफेक्शन जिस पर्पज के लिए आया था वो पर्पज तो पूरा नहीं कर पाया? वी हैव ब्रॉट एंटी डिफेक्शन एक्ट फॉर द मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, वो हो नहीं पाया। और उसने क्या कर दिया? संसदीय शासन को, अब आज की डेट में कोई पार्टी का सांसद, एमएलए, एमपी विद इन हाउस वो अपने बॉस के खिलाफ नहीं बोल सकता, बोलेगा तो जाएगा मरेगा। और भाई किसको पसंद है चुनाव जीता हुआ हार जाए? वो तो कोई नहीं चाहेगा। पहला इशू ये है, पहला इशू ये है। और मेंस में एक बार सवाल पूछा जा चुका है इस पे, आप आईएएस मेंस पे सवाल देखोगे तब पता चल जाएगा सवाल मुद्दों से जोड़ के पूछा था, इशू से जोड़ के पूछा जाता है। न तो उसने विशेषाधिकार को अलग से पूछा और न ही एंटी डिफेक्शन को, दोनों को मिला दिया। एंटी डिफेक्शन एक्ट 105 के विशेषाधिकार से कैसे रिलेटेड है? देखिए इसका उत्तर ये है दोस्तों, इसका उत्तर ये है कि ठीक है हमारी पार्लियामेंट सांसदों को बोलने की आज़ादी देती है, लेकिन जो बोलने की आज़ादी दे रही है क्यों? तो सांसद इसलिए पार्टी चेंज करते हैं कि बोलने की आज़ादी इन्फ्लुएंस हो रही है या उन्हें कुछ मंत्री पद चाहिए। इसलिए हकीकत की बात यह है, ऐसा नहीं है किसी सैद्धांतिक कारणों से सांसद सरकार का विरोध कर रहे हैं, मामला ये होता चलो ठीक है, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया तो क्या उसने संविधान के मूल प्रावधानों का उल्लंघन कर दिया? ऐसा नहीं। अब बच्चों, दो बुराई में किसी को स्वीकार करना होगा तो हम कम बुराई स्वीकार करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में परफेक्ट विकल्प नहीं मिलता मेरे बच्चों। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती, तो कभी आसमान नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम तो आती है। अब जरा दूसरा इशू अब देखो, दल बदल के साथ दूसरा इशू, एंटी डिफेक्शन के साथ जो, या डिफेक्शन की प्रॉब्लम के साथ जो दूसरा इशू है वो स्पीकर। अब दूसरा इशू है स्पीकर। और आप जानते हो स्पीकर
बड़ा महत्व का पद है। एक सांसद 20 लाख जनता को रिप्रेजेंट करता है, तो स्पीकर 140 करोड़ की जनता की बात बोलता है। इसलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में स्पीकर का बड़ा रोल होता है। और पूरे कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सदन के संचालन का मूल शक्ति किसके पास है? स्पीकर के पास है। स्पीकर सदन को चलाता है, सदन का संचालन करता है। इसलिए स्पीकर कहा गया कि दल बदल का निर्णय कौन करेगा? स्पीकर। स्पीकर विल डिसाइड अबाउट द डिफेक्शन। दल बदल का निर्णय करेगा स्पीकर। अगर दल बदल का निर्णय स्पीकर करेगा, एंटी डिफेक्शन को स्पीकर तय करेगा, तो सवाल ये है, स्पीकर की भूमिका न्यूट्रल होनी चाहिए। स्पीकर की भूमिका कैसी होनी चाहिए? स्पीकर पार्लियामेंट का है, पार्टी का नहीं है। न्यूट्रल होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी उसे अंपायर की तरह काम करना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों, और इसलिए आप देखोगे कहीं का स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी को फेवर करता है, जबकि स्पीकर को तो रूल ऑफ लॉ का फेवर करना चाहिए, पार्टी का नहीं। अब लेकिन अभी ये आइडियल कंडीशन है, इसीलिए आप देखोगे स्पीकर का निर्णय अंतिम माना जाता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 122 में एक खास बात लिखी गई है, 122 में, और यही बात 221 में लिखी गई है एमएलए के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई बातें बिल्कुल रिपीट करके चलती हैं, 122 एंड 221। 122 में ये लिखा गया है कि सदन के संचालन करते समय और सदन की प्रक्रिया बनाते समय सदन के किसी पदाधिकारी के द्वारा किए गए कार्य को न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अभी देखो ये आर्टिकल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आर्टिकल यहाँ पे है, आपको सारे आर्टिकल मिल भी जाएंगे। तो बट आइडियाज आर मोर इम्पोर्टेंट देन आर्टिकल। हमेशा आप याद रखना कि मैं आपको एक आर्टिकल दिखा दे रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल, अच्छा 105 में आपको दिखा दे रहा हूँ, 105 जो मैंने बोला वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो 105 भी है, पावर प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द कमेटी देयर ऑफ। ये प्रिविलेज मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है, संसदीय समिति को भी है। संसदीय समिति एग्जाम्पल का मतलब है सांसदों से मिलने वाली समितियां। उसके बाद लिखा है कि देखो, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन ये बात है कि दैट इज मस्ट बी रेगुलेटेड बाई प्रोसीजर पार्लियामेंट। वो संसद के उपबंधों के हिसाब से चलेगी और संसद की प्रक्रिया के हिसाब से। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को बोलने की आज़ादी होगी तो कुछ भी बोल देंगे, वो संसद के रूल एंड प्रोसीजर के सब्जेक्ट के अधीन चलेगी, ये बात तय है। और दूसरी बात है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। ये बात तो भी हमने आपको बाद में बता देंगे, ये विशेषाधिकार है। इसका मतलब है अगर हमारे सांसद ने कोई बात कही है सदन के भीतर, बात ध्यान रखें, सदन के भीतर सांसद ने कोई बात कही है और या कोई वोट दिया है, कोई बात कही है, अभिव्यक्ति किया है या कोई मत दिया है, तो उसके लिए कभी भी किसी न्यायालय में उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी। Any committee thereof, no person shall be liable in respect of publication of any under authority of either House of Parliament, report, paper, votes or proceedings। इसका मतलब है कि मान लो किसी पार्लियामेंट में कोई रिपोर्ट आई, पेपर आया, कोई वोटिंग आई, इसके मामले में कभी भी न्यायपालिका में कोई मामला नहीं जाएगा। और आप जानते हैं हमारे रूल ऑफ लॉ में न्यायपालिका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अगर न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती, इसका मतलब बाकी कोई संस्था कुछ कर ही नहीं सकती। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जुडिशरी है। ये हमने 105 की बात आपको बता दी, कैसे एंटी डिफेक्शन एक्ट 105 को इम्पैक्ट कर रहा है। मैं आपको एक दूसरी बात बताना भी चाहता हूँ जो 122 से है, जो कि 122 से है।
अब देखो 122 में लिखा गया है वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट shall not be called in question on the ground of alleged irregularity of procedures। यानी क्या होगा, shall not be called in question on the ground of, और अब देखोगे संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता की प्रक्रिया को किसी अधिकथित अनियमितता के आधार में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। और अब अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका मतलब है, अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है, वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, तो प्रोसीडिंग क्या है, क्वेश्चन आवर है भाई, संसद की प्रोसीडिंग चलती है ना, पहले क्वेश्चन आवर चलता है। प्रोसीडिंग कैसी है, क्वेश्चन आवर है। संसद शुरू होता है, पहले शुरू होता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। फिर क्या होता है, जीरो आवर, शून्यकाल। प्रश्नकाल का मतलब है जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी बात सवाल पूछते हैं मिनिस्टर से, और जीरो आवर का मतलब होता है जहां बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई मतलब प्रश्नकाल का मतलब होता है कि 15 दिन पहले के नोटिस देकर सवाल पूछते हैं, और जीरो आवर का मतलब है उसी दिन कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी कोई बात उठा सकता है संसद के सामने, और वो कहेगा भाई देखो ये महत्वपूर्ण मामला है, इस पर विचार किया जाए। उसके बाद होता है ये 11 से 12 के बीच में, ये होता है 12 से 1 के बीच में, और उसके बाद 1 से 2 के बीच में छोले भटूरे काल होता है, ये लंच टाइम। ये है प्रोसीडिंग्स, संसद की प्रोसीडिंग है। तो मान लो कल के लिए सांसद कह दें भैया पहले ही आते ही कह दें पहले चलो ब्रेकफास्ट ही लेते हैं, पहले खाना पीना खा लेते हैं, 11 बजे से ही लंच आवर कर ले। आप कहोगे ना सर ये तो इरेगुलर प्रोसीजर हो गया, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। यानी इट इज़ द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट कि खाना 12 बजे खा ले, 11 बजे खा ले, या क्वेश्चन आवर को और जीरो आवर को 1 बजे कर दे, इसको पहले कर दें, इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। ये 122 का मतलब है। भाई ओम बिरला को लोगों ने कह दिया भूख बहुत ज़्यादा लगी है, चलो पहले खा पी लेते हैं यार, उसको कहोगे नहीं सर, तो आर्टिकल 122 ये बात कहता है। अब सवाल है, आप कहोगे सर कि और उसके बाद फिर ये भी है 122 का सेकंड पार्टी लिखा गया है कि नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन हुम पावर्स आर वेस्टेड बाय आर अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रेगुलेशन ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया और द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो पार्लियामेंट बिजनेस करती है भाई, विधि का निर्माण करना भी आपको बताएंगे भी, विधि का निर्माण करना ये पार्लियामेंट का बिजनेस तो है। यानी संसद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पावर्स, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑफिसर। अब संसद का ऑफिसर कौन होगा, आप कहोगे सर ऑफिसर कौन है, स्पीकर ऑफिसर है, स्पीकर ऑफिसर है। और कौन ऑफिसर है, स्पीकर ही नहीं बल्कि ऑफिसर कौन है, जो महासचिव है लोकसभा का वो भी ऑफिसर है। तो हमारे संसद तमाम ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी भी ऑफिसर है। ऑफिसर कौन है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ऑफिसर है, स्पीकर भी ऑफिसर है। तो संसद का कोई अधिकारी या सदस्य, अधिकारी में स्पीकर भी आएगा, महासचिव आएगा। महासचिव का मतलब है जनरल सेक्रेटरी, जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, तो कई बार IAS ऑफिसर होता है जो पूरे सेक्रेटेरिएट को देखता है, वो भी ऑफिसर है। और आप देखते हो जब पार्लियामेंट चलती रहती है तो उसमें तमाम ऐसे लोग बैठे रहते हैं, तब यहाँ पार्लियामेंट के जो ये पूरा वाला एरिया है उसमें कुछ ऑफिसर बैठते रहते हैं, सारी प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं। तो संसद में प्रक्रिया कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाने की शक्ति निहित है। किसी न्यायालय की इनका काम करते समय यानी किसी अधिकारी के काम को it will not be subject to jurisdiction of any court, ये किसी न्यायालय के jurisdiction में नहीं होगा। ये बात इसलिए जरूरी है, क्या दल बदल, आप कहोगे सर ये बताओ दल बदल की बात यहाँ से कैसे जुड़ गई, जुड़ती है बच्चों, तभी मैं बता रहा हूँ दल बदल की बात यहाँ जुड़ रही है, क्योंकि मुद्दा ये है भाई स्पीकर ने, भाई दल बदल के बारे में डिसीजन कौन करेगा, स्पीकर। अब स्पीकर सदन का ऑफिसर है, अब अगर स्पीकर सदन का ऑफिसर है तो इसको तो जुडिशरी में चैलेंज होना ही नहीं चाहिए, आर्टिकल 122 ये कह रहा है।
और दूसरी बात है कि प्रोसीडिंग्स गलत है सही है, ये तो अभी महाराष्ट्र के मामले को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा स्पीकर बताए। फिर आप अभी पहले सोमनाथ चटर्जी के मामले को देखोगे तो उन्होंने, अभी आप देखो महुआ मोइत्रा को एक्सपेल किया गया, फिर मामला कोर्ट के पास चला गया। अब ऐसा आपको लग रहा है कि यार ये तो फिर स्पीकर के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया ही नहीं जा सकता, 122 के डिसीजन से तो ये दिख रहा है। इसलिए बच्चों देखो अब यहाँ पे फिर देखना जरूरी हो जाता है कि आखिर में दल बदल अधिनियम का पार्ट, एंटी डिफेक्शन एक्ट का पार्ट इससे जुड़ता कैसे, यही बात हमें देखना है। ये सब पीपीटी आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर आपको कहता हूँ आपका काम रटने वाला नहीं होना चाहिए कि पीपीटी के साथ रट रहे हो, आर्टिकल रट रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब अब इससे भी जुड़ गया। तो 122 को पढ़ के हमने क्या सीखा, द डिसीजन ऑफ स्पीकर इज अ फाइनल, और ये 10th शेड्यूल में लिखा गया है स्पीकर का निर्णय प्रभावी होगा। दल बदल के बारे में स्पीकर का निर्णय प्रभावी होगा या स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। द डिसीजन ऑफ स्पीकर शैल बी फाइनल। लेकिन मामला गड़बड़ा गया, और कैसे गड़बड़ाया, अब जरा देखो दोस्तों, घटना हुई 1992 में। 1992 ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी साल मूवी आई थी सलमान खान की मैंने प्यार किया, ब्लॉकबस्टर हिट मूवी। और आप जानते हो दोस्तों जैसे कि 90 के बाद हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ। 90 के पहले हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कुछ और था, 90 के बाद कुछ और हो गया। 90 के पहले हमारे यहाँ सोशलिज्म था, 90 के बाद लिबरलिज्म आ गया। 90 के पहले कांग्रेस का डोमिनेंस था, 90 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट आ गया। 90 के बाद ओबीसी एससी एसटी का डोमिनेंस पॉलिटिक्स में आ गया। तो बड़ा चेंज आया, इसलिए कहा जाए फिल्मों में बड़ा चेंज आया। एक ज़माना था जब अमिताभ बच्चन का दौर चलता था 80s में, अब वो शिफ्ट हो गया सलमान खान की तरफ, आमिर खान की तरफ। इस वजह से आप देखोगे, और हुआ क्या, आप याद रखो इसका पॉलिटिक्स रिलेशन, इसलिए कि 90 के बाद जैसे ही कोलिशन गवर्नमेंट आई वैसे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कमज़ोर हुई, जैसे ही कोलिशन गवर्नमेंट आई वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोजीशन कमज़ोर हुई। अब जब इनकी पोजीशन कमज़ोर हुई तो नेचुरली जुडिशरी बिकेम मोर पावरफुल। इसे बच्चों देखो 3 सरकार के ऑर्गन्स हैं, एक ऑर्गन नीचे आएगा तो दूसरा ऑर्गन पावरफुल बनेगा, ये रियलिटी है। इसलिए 92 में जरा सोच के देखो, 92 में एक हिस्टोरिकल केस आया था इसी दल बदल से रिलेटेड, एंड दैट वाज अ कीहोतो होलोहान। कीहोतो होलोहान केस। अब कीहोतो होलोहान केस बड़ा दिलचस्प था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। कीहोतो होलोहान केस बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि इस कीहोतो होलोहान केस में ये बात कही गई, इस कीहोतो होलोहान केस में ये कहा गया कि कीहोतो होलोहान केस बात कही गई स्पीकर के निर्णय का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, अच्छा लैंडमार्क है। इसके पहले जुडिशरी ने बात नहीं कही थी, इसलिए कहा भी जाता है कि 90s के बाद जुडिशरी की पावर बढ़ी क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमजोर हुई। ये लैंडमार्क केस इसलिए माना जाता है कि आज तक ये बात मानी जाती है कि वो तो कोल्हान ने बिल्कुल वो चेंज कर दिया जो फिल्मों में सलमान खान ने चेंज लाया। इस वजह से किहोतो होलोहान ने क्या कहा, पहला किहोतो होलोहान से पूछा गया क्या एंटी डिफेक्शन एक्ट, क्या जो 52nd अमेंडमेंट है, क्या वो संसदीय शासन खिलाफ है, क्या 105 खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो। तो यही तो हमने अभी देखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटी डिफेक्शन एक्ट इज नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 105, ये अनुच्छेद 105 या 194 के खिलाफ नहीं। एंटी डिफेक्शन एक्ट
अनुच्छेद 105 और 194 के विरुद्ध नहीं है। ये बहुत लैंडमार्क डिसीजन था। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि देखो भाई, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी जरूरी है और इसके नाम पे हम डिफेक्शन को परमिशन नहीं दे सकते और सांसदों को बोलने के लिए डिफेक्शन करने की जरूरत नहीं है। बोले बोले कहाँ मना है? ये कहोगे कि नहीं डिफेक्शन करेंगे, दैट इज नॉट परमिसेबल। एक बात तो यहाँ तय हो गई। दूसरी बात जो ज़्यादा गंभीर थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर के डिसीजन का भी न्यायिक पुनरावलोकन होगा, क्योंकि जब स्पीकर किसी के दल बदल को तय करता है तो वो अधिकरण के रूप में काम कर रहा है। स्पीकर जब दल बदल के बारे में निर्णय करता है तो स्पीकर की भूमिका अर्ध न्यायिक होती है, क्वासाई जुडिशियल। Once speaker is disqualifying anybody, then role of speaker is a quasi judicial। यानी दोस्तों, आधा न्यायपालिका और आधा प्रशासन वाले काम को क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक। भाई पूर्ण न्यायिक है, स्पीकर न्यायाधीश तो है नहीं। पूर्ण न्याय कंप्लीट जुडिशियल का मतलब होता है कि जज, और कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आईएएस। स्पीकर न तो आईएएस है न जज है, तो क्या है? अर्ध न्यायिक है। यानी न्यायिक क्यों है? क्योंकि ये किसी को क्वालिफाई कर रहा है, तो भाई ये तो काम जुडिशरी का है। यानी किसी भाई डिस्प्यूट सेटल करना ये काम जुडिशरी का है, लेकिन वो जजेस नहीं कर रहे हैं बल्कि स्पीकर कर रहा है। इसलिए से कहा गया इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल, और इसी को कहा जाता है इट इज़ वर्किंग लाइक अ ट्रिब्यूनल। ये कैसे काम कर रहा है? अधिकरण के रूप में, न्यायाधीश के रूप में नहीं। अधिकरण को भी अर्ध न्यायिक कहा जाता है। और इसका मतलब है कि स्पीकर के निर्णय अगर अर्ध न्यायिक है, इसलिए स्पीकर के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। It means the decision of a speaker is subject to judicial review. Decision of a speaker is subject to judicial review। बहुत बड़ी बात थी। अब आप देखोगे 122 में अलग बात लिखी गई है। इसका मतलब है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 122 को ध्यान में नहीं रखा, आर्टिकल 122 को ध्यान में रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, कमाल की बात है यार, आप तो 122 में लिखा हुआ है कि सदन कोई पदाधिकारी ऑफिसर कोई काम करे उसको तो हम न्यायपालिका नहीं पूछ सकती। अब आप ये भी पूछोगे, आप तो यही पूछोगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होशियार है। अरे कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। अरे मेरे बच्चों, चाकू तरबूजे पर गिरे, तरबूजा चाकू पर कटेगा, तरबूजा ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया आप क्या कर रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी होशियारी से एक डिसीजन दे दिया। तो व्हाट वाज ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट सेज दैट कि देखो भाई, एक होती है सदन के संचालन की प्रक्रिया, एक क्या है? प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी होशियारी से काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो, एक होता है सदन के संचालन की प्रक्रिया, एक है प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एक होता है सदन के संचालन की प्रक्रिया। इसका मतलब है कि 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ये सब क्या है? अब कब प्रश्नकाल रखा जाए, कब क्वेश्चन आवर रखा जाए, ये प्रक्रिया है। कब क्वेश्चन आवर रखा जाए, ये प्रक्रिया है। कब 0 आवर रखा जाए, ये प्रक्रिया है। इसमें कोई भी न्यायालय दखल नहीं देगा। सदन के संचालन की प्रक्रिया क्या है?
हाउस शुरू होता है 11 o'clock पे, तो स्पीकर चाहे इसको 12 o'clock पे शुरू कर ले। हाउस खत्म होता है 6 o'clock पे, स्पीकर चाहे उसे 8 o'clock पे कर ले। ये क्या है, प्रोसीजर है। इस पे न्यायालय कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब किसी मेंबर को डिसक्वालीफाई किया जा रहा है, ये प्रोसीजर नहीं है, ये न्यायालय क्या कर रहा है, वो न्यायालय, वो स्पीकर एक न्यायिक भूमिका में काम कर रहा है। इफ अ मेंबर इज सपोज टू डिसक्वालीफाइड, अगर किसी मेंबर को हम डिसक्वालीफाई कर रहे हैं, ये क्या है, ये फिर वो क्या कैसे काम कर रहा है, अर्ध न्यायिक रूप में। ये स्पीकर की भूमिका कैसी है, क्वाज़ी जुडिशियल। इसलिए स्पीकर के निर्णय का रिव्यू होगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्योंकि दल बदल का मामला क्या है, ये अयोग्यता निर्धारित करने का मामला क्या है, ये है क्वाज़ी जुडिशियल, क्वाज़ी जुडिशियल। ये है क्वाज़ी जुडिशियल है ये प्रोसीजर नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, इट इज़ नॉट अ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिवीजन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो हम कहाँ आप इंटरफेयर कर रहे हैं। पार्लियामेंट ने कहा रे गुरु बड़ी होशियारी कर रहे हो आजकल तुम, बातों बातों में सारे हमारे काम लेते जा रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट कहना है ये बताओ भाई स्पीकर का क्या रोल है। स्पीकर तो ऑनेस्ट रूप में करना चाहिए। जब अंपायर ही दोस्तों बॉलिंग करने लगे, अंपायर को रखा था ये बताने के लिए कि वो आउट करे, नो बॉल करे, और पता चला अंपायर बॉलिंग करने लगा, अंपायर ही बैटिंग करने लगा कि रोहित शर्मा से हटा के भाई चलो हम ही बैटिंग कर लेते हैं। यार तो गड़बड़ बात है। दैट इज़ अ पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी दोस्तों। इसलिए स्पीकर के रोल का जुडिशरी में आ जाना, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। ये स्पीकर काम सोच लो जुडिशरी में चलाएगा तो दैट्स एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। यही था डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट का एग्जाम्पल। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जुडिशरी आई क्यों, क्योंकि स्पीकर का रोल डिस्प्यूटेड हुआ। और इसलिए ईयर 2020 में जुडिशरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई देखो ये स्पीकर के, जो स्पीकर के दल बदल के निर्धारण की शक्ति है वही उससे ले लिया जाए। ये काम किसी इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल को दिया जाए। ये देखिए अभी तक हो नहीं पाया क्योंकि कानून तो बनाना है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट कहती है बेकार की बात में सलामत दिया करो। जैसे कहते हैं भाई हम भी तो संविधान की व्याख्या करेंगे, सामने सलाह देंगे, कौन सलाह देगा, ये डिस्प्यूट बन जाता है। लेकिन एक लफड़ा और जुड़ गया, इसलिए की हो तो होलोहान केस का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसलिए महाराष्ट्र से लेके हर केस सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, हर केस सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है। लेकिन एक केस और भी जुड़ गया जो सुप्रीम कोर्ट फिर इसको रिविजिट कर रहा है, क्योंकि इससे बड़ा विवाद आया। क्योंकि एक मामला था अरुणाचल में, और हमारे यहाँ दोस्तों ऐसे ऐसे हंगामे हुए हैं। जरा सोच के देखो, अरुणाचल में हुआ, अरुणाचल में जब ये हुआ कि अब ये 4-5 साल पहले की बात है कि सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन लेना है। तो सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन लेना है तो क्या किया, स्पीकर ने विधानसभा में ताला बंद करवा दिया, और स्पीकर के खिलाफ विधायकों ने रिमूवल प्रोसेस ला दिया। अब जरा सोच के देखो, अगर स्पीकर तय करेगा कि कौन क्वालिफाइड है कौन डिसक्वालिफाइड है, एक सवाल मैं कर सकता हूं, मैं स्पीकर को ही पहले हटा दूं। ये महाराष्ट्र में भी हुआ, अरुणाचल में भी हुआ। अब मान लो प्रॉब्लम क्या है, स्पीकर कह रहा है मैं विधायकों को डिसक्वालीफाई करूंगा, विधायक कह रहा है मैं स्पीकर को हटाऊंगा, तो किसकी बात पहले मानी जाए। अब इस मामले में क्या किया जाए। अरुणाचल में भी ऐसा मामला हुआ, अभी महाराष्ट्र में फिर यही मामला हुआ। अब देखो सिंधे के विधायकों ने कहा कि भाई हमने स्पीकर को हटाने की नोटिस दे दी। जब हमने आपको हटाने की स्पीकर 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 कौन होगा भाई, कि विधायक दल अगर समर्थन करेंगे तभी कोई स्पीकर होगा, और स्पीकर को हटाया जा सकता है विधायकों के द्वारा। अब जब विधायकों ने स्पीकर को हटाने की नोटिस दे दी, अब सवाल है आप फिर किस हैसियत से डिस्क्वालिफिकेशन पर डिसीजन करेंगे। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला आ गया। और आखिर में पहले कौन आया, विवाद का विषय बन गया। सोचो हमारे यहाँ कैसे पॉलिटिशियन आपस में लड़ते हैं, इतने कानून बनाने के बाद, इतने बड़े संविधान लिखने के बाद। अरे बच्चों जिस ब्रिटेन से हमने पूरा सिस्टम लिया है, ध्यान रखना उस ब्रिटेन में ये सब लफड़े नहीं होते। वहाँ परंपराएं बन गई हैं। संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग इन परंपराओं का ध्यान रखेंगे।
ऐसे काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों भी परंपराएं नहीं है। जो सत्ता में जाता है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, वही सारे ऐसे काम करता है। पहली बार थोड़ी हो रहा है। अब देखोगे इसमें हुआ क्या। अब इसमें लफड़ा ये हो गया कि आखिर में स्पीकर कैसे हटाया जाए। तो संविधान में आप जानते हो स्पीकर कैसे चुना जाता है। स्पीकर जब पहली बार विधानसभा हो, लोकसभा हो, जब पहली बार नवनिर्वाचित सांसद आते हैं, मैंने न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, तो ये जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नवनिर्वाचित सांसद हो, विधायक हो, एक ही तरीका है, एमपी और एमएलए हो, ये क्या करते हैं, इनको पहले शपथ दिलाना होता है, इनको ओथ एंड अफर्मेशन दिलाया जाएगा। इनको ओथ एंड अफर्मेशन दिलाने काम करता है प्रेसिडेंट या गवर्नर। संविधान में लिखा गया है कि एमएलए को गवर्नर और एमपी को प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और गवर्नर दे आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइडिंग ओथ एंड अफर्मेशन फॉर न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएस। अब क्या होता है, अब देखो राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति तो जब द्रौपदी मुर्मू महोदय अब कैसे 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शपथ दिलाएंगे, वो 2-4 दिन वाला काम होता है। इसके लिए प्रेसिडेंट महोदय क्या कर देते हैं, प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम इज अ लैटिन टर्म, प्रोटेम मीन्स स्पीकर फॉर अ टाइम बीइंग। प्रोटेम स्पीकर का मतलब हो थोड़े समय के लिए स्पीकर, अस्थायी स्पीकर, जो काम जो राष्ट्रपति के बिहाफ पे, गवर्नर के बिहाफ पे नए मेंबर को ओथ एंड अफर्मेशन दिलवाता है। और जब सारे नए मेंबर ओथ एंड अफर्मेशन ले लेते हैं, तब वो चूज करते हैं। संविधान में क्या लिखा गया, अपॉइंट नहीं करते। देन स्पीकर इज चोजन, तब स्पीकर का चयन होता है। देन स्पीकर इज चोजन, स्पीकर का चयन होता है। और चोजन किसके द्वारा, एमएलए एमपी के द्वारा। तो सीधी सी बात है, इसकी मेजोरिटी रहेगी, वो चोज होगा। और ये तो नहीं लिखा गया कि रूलिंग पार्टी का होगा, अपोजिशन का होगा, लेकिन लॉजिकली है कि स्पीकर इन मोस्ट ऑफ केसेस रूलिंग पार्टी से आता है, डेप्यूटी स्पीकर अपोजिशन से आता है, ऐसा ट्रेडिशन है, कुछ लिखा नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी तो आप देखो हमारे यहाँ डेप्यूटी स्पीकर बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि बीजेपी कहती है भाई हम कांग्रेस को ऑफिस नहीं देंगे। ऐसा थोड़ी कांग्रेस ने हमेशा दूसरे पार्टी को दिया था, सब पार्टी ने वही काम किया था। तो स्पीकर का चयन होगा। अब स्पीकर को हटाने का तरीका क्या है, स्पीकर का रिमूवल कैसे होगा। हटाना मतलब पद मुक्त करना, विशुद्ध भाषा में कहें तो पद मुक्त करना। हाउ वी कैन रिमूव स्पीकर, स्पीकर को हम हटा कैसे सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि इसके लिए क्या चाहिए, प्रभावी बहुमत चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। स्पीकर को हटाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी, यानी मेंबर प्रेजेंट देन। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म नहीं है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि स्पीकर शैल बी रिमूव बाय द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट देन, यानी स्पीकर तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से हटाया जाएगा। बात ध्यान, तत्कालीन सदस्य। देखो तत्कालीन, इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है, तत्कालीन सदस्य का मतलब क्या है। एक तो लोकसभा की कुल संख्या कितनी है, 543। अब मान लो कि अब लोकसभा में 543 मेंबर किसी कारण से निर्वाचित ना हो पाए, क्योंकि 3 वैकेंट है, 3 सीट वैकेंट है, यानी अनुपस्थित नहीं, रिक्त है। बच्चों वैकेंट होने में और एब्सेंट होने में फर्क है। एब्सेंट का मतलब है जो क्लास में नहीं है वो एब्सेंट है, और वैकेंट का मतलब क्या है, जो क्लास से जिसने अपना नाम कटा लिया, वैकेंट है। तो सीट का वैकेंट हो जाना ये अलग बात है। तो पार्लियामेंट मान लो सीट वैकेंट है 3, तो अब इफेक्टिव मेजोरिटी किसकी होगी, 540 की इफेक्टिव मेजोरिटी होगी हमारे पास, 543 की नहीं, क्योंकि इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है,
स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, याद रखना, सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, रिक्तियां, अनुपस्थितियां नहीं। अनुपस्थित तो 100 होती है, जब किसी कभी अब आप पार्लियामेंट देखने जाओ 100 मेंबर गायब रहते हैं, सांसद बने हुए दुनिया घूम रहे हैं कि जाके इस लोकसभा में बैठेंगे। फिर किसी स्पीकर को हटाना हो, इस बहुमत से हटाया जाएगा। 540 यही है सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या। तत्कालीन का मतलब है मेंबर्स प्रेजेंट देन, तो इसी से स्पीकर हटाया जाएगा। तो और इसे राज्यों में होता है तो कभी भी स्पीकर को हटाने की नोटिस दे सकते हैं, बशर्ते वो 14 दिन पहले की होनी चाहिए। इवन आई कैन गिव अ 14 डे एडवांस नोटिस, 14 दिन पहले की नोटिस दी जा सकती है स्पीकर को हटाने के लिए। अब हमने जब 14 दिन पहले की नोटिस दे दी तो सवाल है, अब जब स्पीकर को हटाने की नोटिस हमने खुद ही दे दी, सेम कंडीशन इमर्ज इन महाराष्ट्र, तब स्पीकर किसी को कैसे हटाएगा? ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने तय किया नाबेम राबिया केस में। उच्चतम न्यायालय ने 2017 में एक और बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया, नाबेम राबियावाद। ये अरुणाचल का मामला था, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है फिर इसको मैं देखूंगा। नाबेम राबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जब स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस दी गई हो, उस समय स्पीकर किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। अब इसका सीधा मतलब हो गया कि भैया किसी, यही केस महाराष्ट्र में हुआ। अब महाराष्ट्र के बाद सुप्रीम कोर्ट से कहा गया यार लफड़ा जो तुमने पैदा कर दिया है, लेट अस सी अगेन। तो नाबेम राबिया केस में कहा गया यदि स्पीकर को हटाने के लिए संसद में या किसी विधानसभा में पहले नोटिस दे दी गई, तो वो स्पीकर किसी को डिस्क्वालीफाई कैसे करेगा? तो मतलब स्पीकर पहले ये तो बचाए कि वो पोजीशन पे है या नहीं है, पोजीशन है या नहीं है। इसलिए दोस्तों, इसीलिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नाबेम राबिया केस ने मामले को उलझा दिया है, लेकिन सबसे बड़ी उलझाया किसने है? पॉलिटिक्स ने। सबसे बड़ा इसे पॉलिटिक्स ने उलझा रखा है, सबसे बड़ा उलझाव तो पॉलिटिक्स ने कर रखा है। और जरा सोच के देखिए, इसलिए कहा जाता है, यही है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, कि संविधान पे बैठे लोग भी पार्टी के इंटरेस्ट को पहले देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंटरेस्ट को नहीं। इसका मतलब है अब यही आइडिया है, इसके साथ हमारा दल बदल का प्रावधान समाप्त हो गया। दल बदल का प्रावधान समाप्त हो गया। अब आप कहोगे सर ये बताओ, दल बदल को क्या रखा जाए ना रखा जाए? तो आवश्यक बुराई है रखा जाए, लेकिन उसमें कुछ रिफॉर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि दल बदल का प्रावधान वहीं लागू होना चाहिए जहां सरकार गिरने खतरा हो। अब दल बदल के नाम पे सांसदों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को न रोका जाए, सांसदों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को न रोका जाए। अब बच्चों सवाल पूछ सकते हो, अब किसी बच्चे ने पूछा सर बस इस 14 दिन में भी नहीं देगा उसको पहले दे, तो नहीं नहीं, 14 दिन का प्रावधान संविधान में है। आर्टिकल 122 बता दीजिए किसे। अरे मेरे बच्चों, इसे अभी मुझे अब तक में सबसे कठिन दल बदल ही लगा। अरे डोंट वरी, ये कठिन तो नहीं है, उलझा हुआ है। हमारी पॉलिटिक्स भी इतनी उलझी हुई है हमारी। अब चूंकि जो इसके बाद फिर सरल आ जाएगा, डोंट वरी, इसके बाद सारी बातें फिर सरल आएंगी। लेकिन अब कठिन तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हो कि थोड़ा सा, जैसे हिंदी बुकलेट में पार्लियामेंट नहीं है तो बच्चों मैसेज कर देना कि बिल्कुल मिल जाएगा, प्लीज़ ब्रिंग ऑप्शनल बैच। रिफॉर्म होना चाहिए, राइट, एकदम राइट। 194 का वही मतलब है जो 105 में लिखा गया है, सेम थिंग इज रिटन इन 194। इसने बार नोटिस किसको देगा? स्पीकर को देगा बच्चों, नोटिस स्पीकर को देगा, सचिवालय को देगा। अब किसी बच्चे प्रोटेम स्पीकर कौन होगा? जिसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दे, जो जरूर नहीं कि रूलिंग पार्टी का हो, पोजीशन का हो, क्योंकि उसका काम तो केवल शपथ दिलाने का है। एक बार शपथ हो जाती है प्रोटेम स्पीकर फिर खत्म हो जाता है। इसी वचन का स्पीकर क्या होता है? स्पीकर सदन में बैठा हुआ सबसे मेन अंपायर होता है। स्पीकर मान लो कुछ ऐसा जैसे कि क्रिकेट मैच का अंपायर,
किसी बच्चे ने कहा चिंता मत करो बच्चे, कल से बिल्कुल सर ठीक हो जाएगा। दल बदल देखो उलझा हुआ है। अच्छा उलझा हुआ तो नहीं है, क्लियर मामला है, लेकिन थोड़े सा प्रॉब्लम तो है। ये हमारे नेताओं ने उलझा रखा है, सोच लो। अब इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों, नेता बिना पढ़े लिखे तभी सब समझ जाते हैं, तभी करते हैं, और तुम लोग पढ़े लिखे होकर कह रहे हो उलझा हुआ है, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए आपको जानना चाहिए। अगर कोई एसडीएम, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ यही है बच्चों जो मैंने बताया। वरुण गांधी अयोग्य घोषित क्यों नहीं हुए? अब देखो तो पार्टी का मामला है, पार्टी एक्शन नहीं लेगी तो घोषित नहीं होंगे। और देखो पॉलिटिकल मामला होता है, कई बार पार्टी एक्शन नहीं लेती क्योंकि पार्टी को ऐसा लगता है कि नुकसान ज़्यादा हो सकता है अगली बार उसको टिकट ही नहीं दे पार्टी, ऐसा काम कर सकती है। क्योंकि बिला वजह एक्शन लेके किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अब ज़्यादा पॉपुलर बना सकते हैं। कल का टॉपिक पार्लियामेंट ही रहेगा बच्चों। कल का टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट कैसे विधि बनाती है। अब हम पार्लियामेंट के काम पर आएंगे, कैसे विधि बनाती है, लॉ मेकिंग करती है। किसी बच्चे ने कहा हाँ स्पीकर को हटाने नोटिस देना जरूरी है बच्चों, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई काम लिख के किया जाएगा ना, ऐसे थोड़ी किया जाएगा। कल की क्लास नहीं चल रहा है? अच्छा कल की क्लास सर आर्टिकल 112 अब खत्म हो गया है कि नहीं? नहीं, अरे 112 है मेरे बच्चों, खत्म कैसे हो जाएगा? 10वीं सूची में दरबदर रखा गया है। यस, 10वीं सूची में 10th। नाबेम राबियाबाद का मतलब किसी बच्चे ने पूछा। नाबेम राबिया सिंपल मतलब है, अगर स्पीकर को हटाने की नोटिस दे दी गई हो तो स्पीकर किसी, अरे बच्चे बुक में है दल बदल, पढ़ लेना, दल बदल लिखा गया है बुक में। और अगर एक बार बुक में पढ़ लेना तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नाबेम राबिया केस में कहा गया है कि यदि स्पीकर को हटाने की नोटिस दे दी गई है तो स्पीकर फिर किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। अब इसे प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब फिर तो स्पीकर को ही हटाया सकता है। अब स्पीकर को हटा दिया जाएगा, फिर कहीं दल बदल हो जाए, फिर उसको आप रोक नहीं पाओगे। विधान परिषद में स्पीकर कौन होता है? विधान परिषद का अध्यक्ष होता है। स्पीकर विधानसभा का होता है बच्चों, नाम अलग अलग होता है। किसी विधायक को एसपी ने पीट दिया तो क्या होगा? अरे मेरे बच्चे, किसी विधायक को एसपी ने पीट दिया तो वो फिर विशेषाधिकार का मामला आएगा, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 221 इज सेम लाइक 122। जो बात 122 में लिखी गई है वही राज्यों के लिए 221 में लिखी गई है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 105 में लिखी गई है, सेम इज रिटन इन 194 फॉर स्टेट्स। प्रोटेम स्पीकर कौन बनाता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है प्रोटेम स्पीकर, राष्ट्रपति। किसी बच्चे अनुसूची कब पढ़ाएंगे? एक एक आगे बढ़ने दो बच्चों, सारी अनुसूची होती जाएगी। इसे सर कल टॉपिक क्या पढ़ना है? संसद कैसे विधि का निर्माण करती है, कैसे विधेयक बनाती है, ये कल पढ़ना है। इसलिए में दल बदल कानून खत्म हो गया? नहीं बच्चे, कैसे खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाता तो महाराष्ट्र का मामला कैसे आता? किसी बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस अभी करा देंगे बच्चों, आगे बढ़ने दो। जैसे से आगे बढ़ोगे अभी सब रिपीट होगा, अभी न्यायपालिका में आएंगे, फिर पार्लियामेंट आएगा। किसी का 22 जनवरी को छुट्टी मिली है, क्या वो संविधान के खिलाफ है या नहीं? अरे मेरे बच्चों, ये संविधान के खिलाफ नहीं है। बहुत सारे त्योहारों पर छुट्टी मिलती रहती है तो संस्था ने छुट्टी कर दिया होगा, इसमें तो छुट्टी पर बच्चों को खुश होना चाहिए। सर टॉपिक पढ़ाई, टॉपिक बाई पढ़ाई, अरे मेरे बच्चों टॉपिक बाई नहीं चलता। मेंस का सवाल टॉपिक बाई नहीं चलता, मेंस का सवाल एक से जुड़ा होता है। हर टॉपिक, हम तो पार्लियामेंट पे ही है ना, अब पार्लियामेंट पे आएंगे तो एक दूसरे से जुड़ता है। ऐसा नहीं पार्लियामेंट पे आएंगे तो मैं स्पीकर की बात नहीं करूँ, स्पीकर आएगा तो न्यायालय की बात करना पड़ेगा। यही मेंस का अप्रोच है, आपको पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे। नेताओं के पास आईएएस होते हैं, मंत्री के पास होते हैं सलाह देने के लिए, नेताओं के पास नहीं होते। कल फिर वही बच्चे, पार्लियामेंट ही चलेगा। पार्लियामेंट कैसी विधि का निर्माण करती है, ये कल टॉपिक रहेगा। और अभी इसके बाद तो सरल ही सरल रहेगा, लेकिन प्लीज आगे पढ़ के भी आना चाहिए आपको। इसी बुक में दल बदल है मेरे बच्चे। स्पीकर जब हटा दिया जाता है कैसा? अरे स्पीकर को हटा दिया जाएगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहेगा ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खत्म नहीं हुआ, वो स्पीकर हटेगा, स्पीकर रूप में हटेगा। इसलिए जब स्पीकर को हटाया जाता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर कास्टिंग वोट नहीं करेगा, बल्कि फर्स्ट मेंबर के रूप में वोट करेगा। क्योंकि भाई उसको संसद के रूप में थोड़े हटाया जाएगा, स्पीकर के रूप में हटाया जाएगा।
किसी बच्चे ने कहा समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चों, देखो बुक पढ़ के आओ, कुछ पढ़ के आओ, एनसीईआरटी पढ़ के आओ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद आप पूछोगे, मैं अपना प्रयास करूंगा कि मेरे बच्चों को समझा पाऊँ। मैं, मेरा प्रयास तो यही रहेगा। स्पीकर के निर्णय पे कोई प्रश्न उठा सकता है? देखो, प्रश्न तो उठा ही सकता है, सामान्यतः लोग ऐसा नहीं करते। किसी बच्चे ने पूछा मोशन, मोशन रेजोल्यूशन सब आपको आगे मिलेगा, चिंता मत करो। स्पीकर कौन नियुक्त करता है? स्पीकर चयन किया जाता है मेंबर के द्वारा, स्पीकर कोई नियुक्त नहीं करता बच्चों। अच्छा, फेडरल सेटअप, अरे फेडरल सेटअप के बारे में आपको बता देंगे, अभी चिंता मत करो। आर्टिकल 370 क्या है? अरे 370 को अभी बताएंगे, बाद में कहीं बता देंगे, अभी तो हट गया तो उसको न भी जानो तो ही अच्छा है। या अपने ही मामले नहीं निपटा पा रही है, सच बात है, सोचो पार्टी वाले अपने मामले नहीं निपटा पा रहे हैं। इस इसमें प्रश्न कैसे आएंगे, थोड़ा बता दीजिए, प्रश्न कैसे आएंगे? देखो पीटी का प्रश्न कैसे है, सीधा पूछ लेगा कि दल बदल कैसे होते हैं, कौन करता है। मेंस का सवाल कैसे होगा, क्या दल बदल संसदीय शासन खिलाफ है, दल बदल का पर्पज क्या है, और दल बदल क्या स्पीकर कामों का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, ये संसदीय शासन के डिक्लाइन का संकेत है। इस तरीके से सवाल आएंगे, सवाल हमेशा जोड़ के आएंगे। इसलिए हम पहले क्या बताते हैं, बेसिक्स, उसके बाद बताते हैं उससे जुड़े हुए मुद्दे। सर जी, निर्णायक वोट क्या होता है? निर्णायक वोट का मतलब है जहां दो पार्टी के बीच मत बराबर आ जाए, लॉग जैम हो जाए। ये सीधा वैसा होता है जैसे ना कि आईपीएल में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी बॉलिंग? आईपीएल में जब मैच बराबरी का हो जाता है तो उसके बाद स्लॉग ओवर आता है, उसी को कहते हैं कास्टिंग वोट। अर्धसंघात्मक, अरे अर्धसंघात्मक सब बता देंगे आपको, चिंता मत करो। चीफ सेक्रेटरी किस किस को मिलता है? अरे मेरे बच्चों, चीफ सेक्रेटरी किसको मिलता है? आईएएस को मिलेगा, मंत्री को मिलेगा। लेकिन अभी तो अपना पढ़ाई करो, चीफ सेक्रेटरी के बारे में चिंता मत करो। किसी ने कहा तब एमएलए कैसे पार्टी चेंज करते हैं, 2/3 रुपए चेंज कर देते हैं। सुपर ओवर, यस बच्चे ने बताया सुपर ओवर। तो जैसे सुपर ओवर में मैच के टाई का डिसीजन होता है, वैसे ही क्या है, कास्टिंग वोट है। अब किसमें पैरा दो की बात कर रहे हो मेरे बच्चों? क्या विधानसभा फर्स्ट मीटिंग में लास्ट विधानसभा के स्पीकर के? अरे नहीं नहीं बच्चों, आप याद रखना, लास्ट स्पीकर से प्रोटेम स्पीकर का कोई मतलब नहीं होता। लास्ट स्पीकर, और इसलिए हम कहते हैं, अगर हमने पढ़ा होगा कहीं कि लोकसभा के समाप्त होने के बाद, विधानसभा के विघटन होने के बाद भी स्पीकर अपने पद पे बना रहता है, तो वो इसलिए नहीं कि अगले विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर होगा, वो इसलिए क्योंकि वह विधानसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान भी होता है। इसी वजह लोकसभा में कितने स्पीकर हो सकते हैं? अरे मेरे बच्चे, स्पीकर तो एक ही होता है ना, एक स्पीकर होगा, एक डेप्यूटी स्पीकर होगा। हाँ, वो 10 मेंबर को चयन कर लेते हैं। तो स्पीकर है तो देखो 5-6 घंटे बैठ नहीं पाता, बूढ़ा आदमी है, कहीं एबसेंट भी रह सकता है, शादी ब्याह में जा सकता है, तो 10 मेंबर का चयन करता है, अगर वो न रहे तो, लेकिन स्पीकर एक ही होता है। किसी बच्चे का व्हिप का मतलब, अरे मेरे बच्चे, व्हिप का मतलब क्या है? आदेश, निर्देश। अच्छा, नोट्स तो सबको मिल जा रहा है ना? ठीक है बच्चे, किसी ने, अरे लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्यों उलझ रहे हो उसमें? तो ठीक है बच्चों, फिर बाकी कल। किसी बच्चे ने कहा इस प्रोटेम स्पीकर कौन वो दिलाता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट दिलाता है प्रोटेम स्पीकर को, प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट दिलाता है। अरे बच्चों, ऑप्शन के लिए आपको बता देंगे, चिंता मत करो, भी आगे पहले ये पढ़ लो। सारा नोट्स मिल जाएगा, चिंता मत करो सोनम, सारा नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, थैंक्स। थैंक्स दोस्तों, फिर बाकी कल बता देंगे आपको।